नमस्कार साथियों, दृश्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओंकार यादव आज आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी विषय को लेकर के। आज से हम हिंदी विषय के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आने वाले हिंदी विषय के लेक्चर्स में, वीडियोज में हम हिंदी भाषा से जुड़े हुए हर पहलू पर विस्तार से विस्तृत रूप से। आइए अब शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक व्याकरण को लेकर के। व्याकरण क्या है, इसके मुख्य बिंदु क्या है, किस प्रकार से व्याकरण को किन किन भागों में विभक्त किया है और किस तरह उसको समझा जाता है। व्याकरण किसी भी भाषा को समझने के लिए उसकी व्याकरण को समझना अति महत्वपूर्ण होता है। बिना व्याकरण के किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा की विशेषताओं, किसी भी भाषा के नियमों को समझना मुश्किल होता है। किसी भी भाषा का नियम ही व्याकरण होता है। व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण क्या चीज है? शब्द अनुशासन को ही व्याकरण कहते हैं। शब्दों को नियमों में आबद्ध करना, शब्दों को नियमों में बांधना व्याकरण कहलाता है। यानी संक्षेप में कहा जाए यदि, तो शब्द अनुशासन को ही व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण को मुख्यतः तीन विचारों में व्यक्त किया जाता है। तीन विचारों में व्यक्त किया है, या यूं कहे कि तीन बिंदुओं में बांटा गया है। सबसे पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तथा तीसरा हमारा होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार, इस तरह व्याकरण को तीन बिंदुओं में बांटा गया है। इन तीन बिंदुओं का विस्तृत अध्ययन करने पर व्याकरण को हम पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इन तीनों को विस्तृत रूप तो हम पार्ट वाइज समझेंगे, किंतु इनकी अवधारणा क्या होती है, क्या है शब्द, क्या है वर्ण और क्या है वाक्य, इनको समझेंगे। सबसे पहले वर्ण। वर्ण क्या चीज है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। दूसरा है वर्ण की तरह ध्वनि। वर्ण और ध्वनि को लेकर के काफी कंफ्यूजन रहता है, विद्यार्थियों के बीच में रहता है कि वर्ण और ध्वनि अलग अलग क्या है और इनमें भिन्नता क्या है। तो देखिए, एक होता है ध्वनि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होता है। जैसा कि मैं लिख दूं, आप इनको नोट भी कर लीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, इसको मौखिक भी कह सकते हैं या उच्चरित भी कह सकते हैं इकाई। हमने देखा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होता है, वहीं भाषा की सबसे छोटी मौखिक या उच्चरित इकाई ध्वनि होती है। तो वर्ण और ध्वनि का यह मुख्य अंतर है। हमें प्रश्न की प्रकृति को समझना है। यदि प्रश्न में पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो मौखिक अर्थात जो सिर्फ मुंह से उच्चरित की जाती है, इसका लिखित रूप नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने उच्चरित किया अ। अब जो अ शब्द है वर्ण है, तो ये आ जो लिखित है, ये लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वहीं यदि इसको लिखा ना जाएगा, सिर्फ उच्चारण में ही रहेगा, तो ये ध्वनि रहेगी। तो इस प्रकार हम इस अंतर को समझ सकते हैं कि वर्ण और ध्वनि में मुख्य अंतर यह है कि जब ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाता है तो वो वर्ण बन जाता है, और जब उसको लिखित रूप ना देते हुए सिर्फ उच्चारण में रहता है, उच्चरित किया जाता है, तो वो ध्वनि होती है। अगला हमारा है शब्द। शब्द क्या है? तो जैसा कि हमने सामान्यतः पढ़ा है, पुस्तकों में पढ़ा है, विद्यालयों में पढ़ा है और सुना है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। बिल्कुल सत्य है, यही परिभाषा पढ़ी जाती है और पढ़ाई जाती है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किंतु इसमें एडवांस स्तर की बात कौन सी है? इसमें से एक प्रश्न ऐसा बनता है जो इस परिभाषा से अलग थोड़ा हट करके होता है। वो यूं है कि भाषा की
सबसे छोटी सार्थक इकाई अर्थात अर्थ देने वाली, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होता है? शब्द। नोट कीजिएगा इसे। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो वो शब्द है। इसको सार्थक क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक अर्थ देती है, इससे एक अर्थ ग्रहण किया जाता है। वही वर्ण और जब ध्वनि को हम उच्चारित करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो एक लिपि में एक अक्षर मात्र होता है, किंतु शब्द एक अर्थ देता है, एक अर्थ ग्रहण करता है। किसी भी शब्द को आप बोलेंगे, जैसे कि आपने बोला कलम, तो इस शब्द को बोलते ही अगर ये आपके सामने नहीं भी है तो भी आपके मानस पटल पर एक चित्र अंकित होगा और उसके माध्यम से आप उस वस्तु को पहचान सकते हैं। इस तरह सार्थकता की दृष्टि से शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। इसके बाद वाक्य। वाक्य क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा है कि शब्दों का क्रमबद्ध व्यवस्थित जो क्रम होता है वो वाक्य कहलाता है, या फिर यूँ कहें कि वक्ता के आशय को स्पष्ट करने वाली जो इकाई होती है, जो शब्दों का समूह होता है, वो वाक्य होता है। किंतु इसमें से भी प्रश्न बनता है परीक्षा उपयोगी कि क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य हो सकता है? प्रश्न सुनते ही बड़ा हास्यास्पद लगेगा, किंतु वास्तविकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य भी होता है, किंतु यह प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस तरह कि यदि परीक्षा में पूछा जाए कि व्याकरणिक सार्थकता या फिर व्याकरणिक पूर्णता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो साथियों व्याकरणिक सार्थकता या व्याकरणिक पूर्णता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य ही होता है। क्योंकि वर्ण, ध्वनि, शब्द, इनमें व्याकरण का कोई रोल नहीं है, इनमें व्याकरण के कोई नियम नहीं लगते हैं। किसी भी शब्द को आप बोलोगे तो वो सार्थक वर्णों का समूह रहता है, इसमें व्याकरण की कोई भूमिका नहीं है। किंतु वाक्य रचना में जब हम वाक्य की रचना करते हैं तो उसमें शब्दों को नियम में बांधना पड़ता है, व्याकरण के अनुसार शब्दों को नियम में आबद्ध करेंगे तब जाके वाक्य रचना होगी। वक्ता के आशय को स्पष्ट करने के लिए जो शब्दों का संकलन किया जाएगा वो क्रमबद्ध होना चाहिए, वो व्यवस्थित होना चाहिए और व्याकरण के नियमों के अनुसार होना चाहिए, तब जाकर के एक वाक्य रचना होती है। तो इस तरह वाक्य भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, किंतु किस आधार पर? सार्थकता या फिर व्याकरणिक पूर्णता के आधार पर वाक्य भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। अब परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को हमें देखना होगा। यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि जब किसी वर्ण को हम लिखित रूप देते हैं, जब किसी ध्वनि को हम लिखित रूप देते हैं तो वो वर्ण बनता है, और जब तक वो लिखित रूप में नहीं होता है तब तक ध्वनि होता है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, उच्चरित इकाई वर्ण होता है, ध्वनि होती है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। शब्द क्या है? तो शब्द भाषा की सबसे छोटी यानी सार्थकता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। इससे आगे देखिए हम वाक्य, तो वाक्य का हमने लिखा नहीं, आप भी लिखिए, नोट कीजिएगा। व्याकरणिक पूर्णता के आधार पर, पूर्णता या फिर लिख सकते हैं व्याकरणिक सार्थकता के आधार पर, सार्थकता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होता है। इस तरह हमने व्याकरण के मुख्य बिंदु, जो 3 बिंदु होते हैं, व्याकरण को जो 3 विचारों में विभक्त किया गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इसका प्रारंभिक परिचय हमने पढ़ा। इनको विस्तृत भी पढ़ेंगे क्योंकि प्रत्येक का एक अपना पार्ट है, अपना हिस्सा है, अपना एक विशेष विस्तृत अध्ययन है। तो आइए इसको और हम थोड़ा संक्षेप में पढ़ने की कोशिश करेंगे एक बार सरसरी नजर से। व्याकरण के जो प्रारंभिक 3 विचार है या प्रारंभिक बिंदु है, इन्हें हमने जाना।
जिनमें सबसे पहले वर्ण के बारे में हमने पढ़ा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। जिसके बाद हमने पढ़ा ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। इसी को उच्चरित इकाई भी कह सकते हैं। यानी प्रश्न में यदि पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई क्या है, वहां पे मौखिक ना लिखा हो तो बात देखिए, इस बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों के द्वारा प्रश्न को थोड़ा इस प्रकार से बदल के बनाया जाता है ताकि पढ़ने वाला या स्टूडेंट उसको पढ़ करके कंफ्यूज हो। तो हमें उस भाषा को भी समझना है कि क्या पूछा गया है। तो भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई आपका ध्वनि होती है। अब शब्द को आपने पढ़ा कि शब्द जो है भाषा की सार्थकता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई होती है। शब्द को पद भी बोलते हैं। शब्द को आपने पढ़ा, इसी को पद भी कहते हैं। किंतु कब तो ये शब्द रहता है, किन परिस्थिति में पद रहता है, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे कोई शब्द लिखा है आम, ये जो शब्द है इसको हम शब्द ही कहेंगे। आम क्या है? एक शब्द है, सार्थक शब्द है ना। सार्थक इसलिए कि आम शब्द को पढ़ते ही आपके मानस पटल पर एक चित्र अंकित होगा, यानी आम आपके मानस पटल पर आ जाएगा और आप उस वस्तु को समझ जाओगे कि किसके बारे में लिखा गया है। तो शब्द है ये। किंतु जब इसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए, किसी वाक्य में लिखा जाए, तो ये शब्द ना रह करके पद हो जाता है। किस प्रकार से? जैसे कि राम आम खाता है। राम आम खाता है। अब यहाँ पे आम क्या है? एक शब्द ना होकर के एक पद है, यानी इसको एक पदवी मिल गई है। ये इसको एक पद प्राप्त हो गया। कौन सा पद? जैसे कि आम क्या है? ये भी एक शब्द है राम, तो ये भी एक पद, इसको पदवी प्राप्त है। इसको कौन सी पदवी? इसको कर्ता की पदवी प्राप्त है। ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है ना। इस तरह से जब वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग हो जाता है तो वो शब्द ना रह करके पद हो जाता है। स्वतंत्र प्रयोग शब्द होता है और वाक्य में जब किसी शब्द को ले लिया जाता है तो वो पद होता है। इसी प्रकार हम आगे देखें वर्ण के बारे में। हमने वर्ण के बारे में पढ़ा कि ये भाषा की लिखित इकाई है। तो वर्ण कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, है ना। इनमें मूल वर्ण कितने हैं, मानक वर्ण कितने हैं, ये भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। इनका भी हमें जानना बहुत जरूरी है, इनका समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले वर्ण, यानी वर्ण की से बनी हुई वर्णमाला। अब प्रश्न उठता है कि वर्णमाला क्या है? क्या वर्णों का समूह मात्र एक वर्णमाला है? तो नहीं, वर्णमाला वर्णों का समूह तो है, पर कैसा समूह? वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह होता है। व्यवस्थित माने कि क्या? क्योंकि वर्णमाला में जिस तरह वर्णों को व्यवस्थित रूप से लिखा गया है, जिस क्रम में लिखा गया है, उनकी उपयोगिता, उनकी सार्थकता उसी क्रम में है। क्योंकि हमारी वर्णमाला बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति पे और बहुत ही विशेष रूप से तैयार की गई है। इसमें किसी भी वर्ण का स्थान परिवर्तन करने से उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव, उसकी विशेषता बदल जाती है, वो निरर्थक सा हो जाता है। इसलिए वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला की परिभाषा है कि वर्णमाला वर्णों का सार्थक, क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह है। अब प्रश्न उठता है कि वर्ण कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? तो यहाँ पे आपको एक श्री नानक जी का दोहा, इसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि 52 अक्षर लोकत्रय सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिल जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। यानी श्री नानक जी ने जो ये दोहा बोला है, इसमें तो बहुत ही आध्यात्मिक गुण रहस्य दिया गया है, किंतु हमें अपने मतलब की बात यदि इसमें से उठाना है तो 52 अक्षर माने कि अक्षर, तो अक्षर कितने होते हैं? 52। तो हिंदी वर्णमाला में मानक वर्ण कितने होते हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में मानक वर्ण 52 होते हैं। इनको
लेखन के आधार पर भी कह सकते हैं, लेखन के आधार पर। दूसरा है कि मूल वर्ण कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं, तो मूल वर्ण 44 है। मूल वर्ण कितने हैं? 44 है। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 44 किस तरह होते हैं, तो इनमें स्वर 11 प्लस व्यंजन 33, इस तरह 44 वर्ण होते हैं। इस तरह आज हमने हिंदी व्याकरण के विषय को आरंभ किया, जिसमें हमने हिंदी व्याकरण के जो मुख्य 3 विचार है, 3 बिंदु हैं, इनको संक्षेप में पढ़ा। आने वाले वीडियो में हम इन्हीं को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, प्रत्येक टॉपिक को व्यवस्थित पढ़ेंगे, जिससे कि इससे जुड़े सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। तो आप इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि हिंदी भाषा से जुड़े हुए आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल सके। धन्यवाद।